बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आज के दिन का आगाज कर चुके हैं, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। आज यूजुअल हम कोशिश करेंगे कि आज के शो में आपको भरपूर एंटरटेन करें, और शो से पहले हमारी सिर्फ एक ही डिस्कशन होती है, आज सुबह सुबह हमने क्या बातें करनी है लोगों के साथ। सबसे अहम बात तो वैसे आज क्रिकेट मैच ही है, चूंकि T20 मैचेस का आगाज हो रहा है। लाहौर में काफी हद तक लोगों को मुश्किलात का भी सामना होगा, चूंकि ट्रैफिक के इंतजाम किए जाते हैं। इंतजामात की मद में लोगों को काफी मुश्किल होती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैच हो तो रहा है। मैच हो रहा है, और अच्छी खबर तब उस सूरत में होगी इमरान जब हम ये मैच जीतेंगे, क्योंकि फिर जब आप सारी जो ट्रैफिक के मिसाइल हैं, रोड्स के मिसाइल हैं, इनसे निकल भूल जाते हैं कि आप मैच जीत गए। सो वो विश पाकिस्तानी टीम भाई बेस्ट ऑफ लक, और मेहमान टीम को हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, लेकिन इस हवाले से हम डिटेल बात। अच्छा, एक मुझे बात समझ नहीं आती कि जब भी क्रिकेट पाकिस्तान में थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई एहतजाज क्यों चल रहा होता है? कहीं ना कहीं कोई इसका ताल्लुक तो नहीं है? आप इस पे बैठ के सोचिए, ज्यादा मत सोचिएगा, दिन आपका हम आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे इसका कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन बात हर बात के अंदर कहते हैं ना एक बात होती है और वही सारी बात होती है, तो इसमें भी कोई ना कोई बात तो है। खैर, इसमें भी हम बात करेंगे, और विद दैट आज के प्रोग्राम में और भी बहुत सारे मौजूआत हैं जिसमें कोशिश करेंगे कि आपका दिन भी अच्छा हो, और कम से कम ये 2 घंटे तो अच्छे हो ही। आगाज कर लें? बिल्कुल, आगाज करेंगे हम हेडलाइन से। हेडलाइंस हेडलाइंस आपने जानी, हेडलाइंस में आपको अंदाजा हो गया होगा। एज यूजुअल आज के शो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर ओके, अच्छा, मेरे ज़हन में हेडलाइन ही चल रही थी, ये मैं कह रहा था। नहीं, खैर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की। तनख्वाहें बढ़ाएं, ये कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन। तनख्वाहों में इजाफा और मुराद के लिए सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, और ये एहतजाज कल तो मैदान जंग की सी सूरत हाल बन गई। इसके बायस हमने कल देखा कि जो डी चौक था, शाहराह दस्तूर था, वहाँ पर शदीद किस्म का झगड़ा रहा पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान। मुतालिबात की मंजूरी के लिए सरकारी मुलाजमीन ने इस्लामाबाद के रेड जोन में भी दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर उन्हें टीयर गैस फेस करना पड़ी। शदीद शेयरिंग की पुलिस ने, और मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के अंदर और बाहर शाहराह दस्तूर, श्रीनगर हाईवे, चाइना चौक और डी चौक पर मुजाहिरा किया। बिल्कुल, और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ आंख मचोली भी होती रही। मुजाहिरीन का कहना है कि 2,96,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें और मराद जो हैं उस हवाले से उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ जब बात करें 11 लाख दीगर सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह के हवाले से, तो 105% कम है। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात में तमाम सरकारी तनख्वाहों में 40% इजाफे की बात हुई थी, लेकिन वफाकी काबीना ने 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 25% इजाफा किया है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि मुज़ाहिरीन के मुताबिक 95% जो मुज़ाहिरीन के मुतालिबात हैं वो मान लिए गए हैं, जबकि 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे की बातचीत भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक मुज़ाहिरीन ने जो कह लें 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद जो हालात हैं वो शदीद ख़राब हो रहे हैं। उधर अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की भरपूर हमायत करते हुए पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाने का कहा है। बिल्कुल, और मरियम नवाज ने ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी हैं, इन पर रहम करें। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की भी स्टेटमेंट आई, जिन्होंने इन मुलाजमीन के हक में बयान दिया ओबियसली, और मौलाना फजलुर रहमान कैसे पीछे रह सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो फेडरल कैपिटल का नक्शा है वो बदल चुका है। कल धुएं के बादल छाए रहे शाहराह दस्तूर पर, पार्लियामान के सामने मुसलसल इस पर जो झड़पें हैं वो जारी रहीं। ये मामला अब किस जानिब जाएगा और क्या हुकूमत वाकई चैलेंजिंग सूरत हाल का शिकार है? हमारे साथ इस वक्त मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, तज्जियाकार है, हमारे एंकर पर्सन है, उनसे जरा अल्लाह सुबह हम बात करते हैं। मंसूर, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हुई आपकी सुबह, सबसे पहले हमें बताइए। जी, बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज है, और खास तौर पे अगर आप जैसे लोग जो है वो मॉर्निंग शोज कर रहे हों तो उनको देख के तो वैसे ही सुबह और अच्छी हो जाती है। वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारी एनर्जी को बढ़ाने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आपने देखा होगा सारा दिन धमा चौकड़ी मची रही, और बड़ा जवाल का शिकार रहा ओवरऑल जो हमारा सिस्टम था सिक्योरिटी का। हम अगर इस्लामाबाद की बात करते हैं, ये सूरत हाल क्यों बनी आपके ख्याल में, और अब क्या चैलेंजिंग है या गवर्नमेंट इसको हैंडल कर लेगी इन अ डे और टू? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त एक ऐसी शख्सी हुकूमत है जिसने खुद इस जगह के ऊपर 126 दिन का धरना दिया,
और हर अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि एहतजाज करना जो है वो सबका हक है, जमहूरी हक है। लेकिन जब वो खुद हुक्मरानी के ऊपर आते हैं तो सरकारी मुलाजिम, वो सरकारी मुलाजिम जो कि दरअसल में इस मुल्क की मशीनरी होते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, जब वो आके इस बात की डिमांड करते हैं कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा, जब मुल्क का वजीर आजम खुद कहता है कि मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है लेकिन मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो आप अंदाजा कीजिए कि ये सरकारी मुलाजिम जो है वो किस तरह अपना गुजारा करते होंगे। अफसोस की बात यह है कि इस एहतजाज को गलत तरीके से हैंडल किया गया और अभी ये सिलसिला सिर्फ सरकारी मुलाजमीन से शुरू हुआ है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी वहां पे धरना देने का ऐलान किया। उसके बाद अगर और भी तबका फिक्र से लोग आना शुरू हो गए इस्लामाबाद अपने हालात की वजह से, तो फिर आप सोचिए कि क्या मनाजिर होंगे। और इस्लामाबाद के हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये एक डिप्लोमेटिक सेंटर भी है, बड़े बड़े सफीर दूसरे मुल्कों के वो यहीं पे होते हैं, वो यहीं से सब कुछ रोजाना की अपनी एक फीडबैक देते हैं अपने मुल्कों को। जो मनाजिर कल हमने देखे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे कि पाकिस्तान का जो फेडरल कैपिटल है उसकी क्या सूरत हाल है, ये कोई अच्छे मनाजिर नहीं गए। तो जब से शेख रशीद अहमद साहब आए हैं, वजीर दाखिला है, वो तब से लग रहा है कि बड़े ठीक है। शेख रशीद साहब का मंसूर आपने जिक्र किया तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी हैं। आपके बहुत शुक्रिया के साथ कि आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ मौजूद थे। शेख रशीद साहब चूंकि लाइन पे, तो जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जिक्र खैर शेख साहब को। शेख साहब वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अलग बड़ी मुश्किलात रही कल आपके लिए और मंसूर अली खान साहब भी और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, चूंकि मसाइल तो सबके हैं। वजीर आजम का 2 लाख में अगर गुजारा नहीं होता तो इन लोगों का 20-25 हज़ार में कैसे हो? मुतालबा तो इनका ठीक है, तजियाकार कह रहे हैं। देखें, खजाने में कुछ हो तो दिया जाता है और मांग के तनख्वाह देनी भी कोई अक्लमंदी नहीं है। और कल हमने एवरेज का 3 लाख लोगों को 40% उसमें इजाफा किया है और जो कि 24% 25% बनता है। हम 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को देने के लिए बात तय हुई है। रात उन्होंने हमें कहा जी कि हमारे 5 और कम कर दो, लेकिन 22 तक करो। तो 22 तक का भी अभी 11 बजे फैसला हो जाएगा, 11:30 बजे ठीक हो जाएंगे हालात। ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप कह रहे हैं। अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पिछले कुछ अरसे से? अभी तो कल पहला ही दिन था जी, कितना अरसा हो। नहीं, इससे पहले भी एहतजाज तो यहाँ पे हुए। हेल्थ वर्कर्स पहले भी आई थी यहाँ पे, आपको याद होगा, बैठी रही थी। देखिए, अब हर आदमी अगर KPK का मसला है इस्लामाबाद चल पड़े और लाहौर का मसला है इस्लामाबाद चल पड़े, क्योंकि मीडिया सारा यहाँ अवेलेबल है और डी चौक यहाँ अवेलेबल हो, तो फिर उसको क्या कहा जा सकता है? 18वीं तरमीम में सूबों के मसले तो इस्लामाबाद में हल नहीं हो सकते। शेख साहब, आपने कहा है कि हमें पता है कि ये जो सरकारी मुलाजिमीन एहतजाज करें किसकी ईमा पर कर रहे हैं। अब सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से आपने भी कहा कि अगर इनके साथ सियासी जमातें भी शरीक होंगी तो इनका ही नुकसान होगा। आपको लगता है ये किसी के हाथों में या किसी के कहने पर ही एहतजाज किया जा रहा है? अब देखिए, मोहसिन दावड़ जैसे आदमी इनसे खिताब करेंगे या कुछ और लोग आज खिताब करेंगे, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है, मजदूर हैं, यहाँ उनको क्राउड मिल रहा है, उनको मीडिया मिल रहा है, तो बस वो इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अपना क्राउड तो वो क्या लेके आ गए थे इलेक्शन कमीशन के आगे। तो अगर इनसे मोहसिन दावड़ जैसे ही आदमियों ने खिताब करना है तो फिर तो बुरी बात है। और कल देखें, सारे सियासतदान इन्हें मुश्किल कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमला औरतों को लाहौर में गोलियां मारी और आज जो है वो टीयर गैस पे वावेला कर रहे हैं, इतने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। अच्छा शेख साहब, अब मसला ये कि बात परसेंटेज की नहीं है या बात 1 से 16 तक की नहीं है। बात ये है कि लोगों ने एहतजाज किया, आपने मुतालबा मान लिया। अब कल कोई भी एहतजाज करेगा, मुतालबे मानते जाएंगे, यही खेल चलता रहेगा यहाँ पे। देखें, अभी तो 1 साल से इनसे बातचीत जारी थी लोगों की। हमने आके इसे 1 महीने में फाइनल कर दिया है और अगर हर सूबा उठकर इस्लामाबाद की चल पड़ेगा तो फिर तो मसले पैदा हो। तो इसको कैसे सेटल किया जाएगा फिर? इसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई जाएगी? क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में लोगों को, आपको पता है, उनकी कुव्वत खरीद कम हो रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, कल बिजली फिर बढ़ गई, गैस फिर बढ़ गई, तो ये मामला रुकेगा नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए लायामल है कोई हुकूमत के माइंड में? पेंशन बैठी हुई है जी, इनको जो डिप्रेसिव तबका है 116 में जिनकी तनख्वाहें
नैब या नादरा या FIA के बराबर में नहीं बढ़ी, उनकी तनख्वाहें और पेंशन बढ़नी चाहिए। लेकिन असल मसला यही है कि हमारे पास जेब में है क्या, उसी को देख के खर्च करना है। लेकिन ये मसला ठीक हो जाएगा आज, अभी इसके बाद एक आधे घंटे में। चलें, एक तो ये कि थोड़ा सा वक्त आपको और लेते हुए सेनेट के हवाले से भी आपकी राय ले लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उन्होंने इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर असल जमहूरियत रहती तो पैसा ना चलता। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि असल जमहूरियत नहीं है। अब ये मामला किस जानिब आपको जाता नजर आता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है जी। सेनेट तो बहुत बड़ी बात है, 64 मेंबर एक कमरे में होते हैं, दूसरे में जाते हैं, 44 रह जाते हैं 1 मिनट के बाद। यहाँ तो काउंसलर दौर से लोग काउंसलर बिकते आए हैं। सेनेट की जो बहुत बड़ी कीमत है, छोटी मोटी कीमतों में भी लोग बिकते हैं। ये हमारा माहौल है, बिकने और बकने का बड़ा जोर है। जो ज्यादा कीमत लगा दे, अच्छा बेच ले या बिक जाए या अच्छा बक ले, समझ जाएंगे बेहतर है। शेख साहब, पीडीएम के हवाले से भी थोड़ा सा जाते जाते बता दीजिएगा कि पीडीएम ने मार्च में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम इनसे मुज़ाकरात या बातचीत करके लॉन्ग मार्च को रुकवा देंगे। तो क्या लगता है कि सत्ता की दावा दुरुस्त है? क्या कुछ बैकडोर राबते हैं, कुछ इनसे आपकी मुज़ाकरात जारी हैं कि इनका जो लॉन्ग मार्च है रुक जाएगा मार्च तक? नहीं, कुछ नहीं होगा, वो मार्च करेंगे। एक मार्च ही है तो वो कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? न रस्तीके दे रहे हैं, ना सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। चलें, ये पहले जरा पुलिस को फिर थोड़ा सा तैयार कर लें। पुलिस अगर अभी थक जाएगी सरकारी मुलाजमीन के हाथों तो मार्च से कैसे निपटेगी? बट चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, हमने आपको अलग सुबह जगाया और आपने हमें ज्वाइन किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहे थे। एक तो मार्च से हुकूमत बिल्कुल खाइफ नहीं है जी। PDM ने अपना सारा जो एक जिसे कहते हैं ना पंच, वो वेस्ट कर दिया। ऐसा लगता है हुकूमत बिल्कुल बेफिक्र है। अब पता नहीं कौन सी कोई नई स्ट्रेटजी आ जाए और उसके बाद हुकूमत परेशान हो जाए, तो ये नहीं पता। लेकिन बात चूँकि हम इस्लामाबाद की कर रहे थे, तो इस्लामाबाद में ये होता रहता है। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे पाकिस्तान के हर दिल अजीज, वर्सटाइल और बेमिसाल अदाकार काजी वाजिद की, जिनके मदाद उनकी तीसरी बरसी मना रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में एकेडमी की सी हैसियत रखने वाले काजी वाजिद ने अपनी अदाकारी से एक नस्ल को मुतासिर किया। बात करें हम रेडियो टेलीविजन की, तो इस पर कई यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद का असल नाम काजी अब्दुल वाजिद अंसारी था। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी 1988 में आपको दिया और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी आपको नवाजा गया। 3 साल कबल आज ही के दिन काजी वाजिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए। यकीनी तौर पर उनकी खिदमात पाकिस्तान टेलीविजन और ड्रामा के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही अहम शख्सियत का जिक्र हम करते हैं। इंसानी हुकूक की अलंबरदार और बेनवाओं की नवाज सुनने वाली आसमा जहांगीर साहिबा की हम बात कर रहे हैं। आज उनकी तीसरी बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया। आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया और वकालत में खूब नाम कमाया। वो दुनिया में इंसानी हकूक़ की अलंबरदार के तौर पर जानी जाती थी। आसमा जहांगीर ने अदलिया बहाली तहरीक में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ अदवार की बात की जाए तो आसमा जहांगीर को इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करने पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आसमा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट बार की सदर भी रहीं। वो 11 फरवरी 2018 को ब्रेन हेमरेज से इंतकाल कर गईं। आसमा जहांगीर को हमने ट्रिब्यूट पेश किया। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कुछ खेल के मैदान से और क्रिकेट की नहीं, बैडमिंटन की बात करेंगे। गुज़िश्ता कई माह से वैसे तो कोरोना की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स मुतासिर हो रहे थे, लेकिन कोरोना वबा के कम होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से जो खेलों की सरगर्मियां हैं वो शुरू हुई हैं और पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है। हमने चूँकि बैडमिंटन की बात की है तो पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद की हम बात करें, जिन्होंने मुसलसल 5वीं बार, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुसलसल 5वीं बार इन्होंने चैंपियन बनने का एजाज अपने नाम कर लिया। और पहली बार बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के शहर चारसदा में 58th नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, जिसमें माहूर शहजाद ने एजाज का भरपूर दिफा किया और एक बार फिर टाइटल अपने नाम कर लिया।
इस वक्त माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। माहूर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। माहूर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने मुसलसल 5वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया है। सो टेल अस अबाउट योर बैडमिंटन जर्नी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैंने जो बैडमिंटन में आई हूँ, मैं अपने फादर की वजह से आई हूँ। उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला, तो उन्होंने मुझे, मेरी बड़ी बहन और मुझे बैडमिंटन खिलाना शुरू किया। फिर 12 इयर्स में सनसेट क्लब में मैंने ट्रेनिंग करना शुरू की। 13 इयर्स में मैं अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन बन गई थी। दैन एट द एज ऑफ 16 मैंने साउथ एशियन गेम्स 2014 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। 18 इयर्स में मैं पाकिस्तान नंबर 1 बन गई। 19 इयर्स में नेशनल चैम्पियन बन गई, और तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैम्पियन मैं हूँ। तो टारगेट आपने नेशनल चैंपियन बनना ही किया था या आपने जस्ट खेलना शुरू किया था? यू डिडंट नो कि आप इस जगह तक भी नहीं, पहुंचेंगे? अच्छा, जब मैंने खेलना शुरू किया था तो पापा ने कहा था कि तुमने अगर नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है सिर्फ, तो तुम बैडमिंटन खेलना छोड़ दो। तुम्हारा एम इंटरनेशनल लेवल होना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2019 में मैंने गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद बल्गारिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2017 में मैंने गोल्ड मेडल लिया। ठीक है, और ये किसको हरा के लिया आपने? जो 2019 वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज था, उसमें मेरा फाइनल आया था ईरान की लड़की के साथ, और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग था 100 थी। और मैंने उसको 3 सेट मैच के बाद हराया था। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी कमिटेड आप लगती हैं। आप कोई मैंने ट्विटर पे मैं फॉलो करा था, और उसमें भी जो आपने शेयर की अपनी डिटेल्स उसको लेकर, पाकिस्तान के अंदर बैडमिंटन का ट्रेंड इतना नहीं है। घरों में तो लोग खेलते हैं रैकेट्स लेकर, बट प्रोफेशनली नहीं है। इसको कैसे सामने लेके आया जाए, और क्या फ्यूचर है प्लेयर्स के लिए जो खेलना चाहते हैं बैडमिंटन को? जी बिल्कुल, हम लोग इस स्पोर्ट को इसी तरह प्रमोट कर सकते हैं कि हमारे मीडिया को चाहिए, जैसे हमारे जो लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे थे उनको कवर करें। नेशनल चैंपियनशिप 2017 जो कि कराची में हुई थी, तो उसको जियो सुपर ने उसके जो मैचेस हैं वो लाइव दिखाए थे। तो उसके बाद जो है ना, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, वो कह रहे थे कि हम लोग खेलना चाह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे शुरू करें। तो अगर इंटरेस्ट पैदा करना है लोगों में, तो उसके लिए मीडिया को चाहिए कि हमारे मैचेस कवर करें। अच्छा, मैचेस ठीक है, नो डाउट हर एक का इंपॉर्टेंट रोल होगा। डू यू थिंक कि आपकी फेडरेशंस या जो ओवरऑल अगर पाकिस्तान में बैडमिंटन की सिचुएशन पे बात करें, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने में, अब फैसिलिटीज़ उस तरह से हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, जिस तरह से आपके कोच होते हैं, उस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग्स की जगह हैं ताकि बच्चे या लड़कियां जो भी इंटरेस्ट रखती है वो आए? अनलकीली कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमी नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ढेरों लाखों एकेडमीज़ हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पाकिस्तान में कोई एक एकेडमी नहीं है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बैडमिंटन में लेवल इंप्रूव हो, तो उससे पहले तो एक इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दी जाए, और वहाँ पे इंटरनेशनल कोचेज़ हों, शटल्स फ्री प्रोवाइड किए जाएँ, पूरा एक कैंप हो, और हमें पता हो कि हमारा क्या शेड्यूल होगा। को ट्रेनिंग के साथ साथ हमें फिटनेस कराई जाए और जिम ट्रेनिंग कराई जाए, तो इसी तरह फिर हमारा बैडमिंटन का लेवल एक्सपेंसिव स्पोर्ट है बैडमिंटन की हम अगर बात करें? बिल्कुल, बैडमिंटन एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, क्योंकि जो हमारी एक शटल है वो ही कोई 200 to 300 रुपीज़ की है, और एक दिन में अगर आप सही से ट्रेनिंग करते हैं, 2 सेशंस लगाते हैं, तो कम से कम आपकी 5 से 6 शटल्स यूज़ होती हैं। तो यस, इन अ डे, तो वो 1000 से तो ऊपर हो जाता है। प्लस फिर रैकेट्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, फिर शूज़ हो जाते हैं, और फिर क्योंकि है वो जी प्रॉपर किट। अच्छा, हमारे बिल्कुल साथ चाइना है, और चाइना ऑब्वियसली इसमें चैंपियन है बैडमिंटन के हवाले से, बड़ी वेल स्किल्ड कंट्री है। तो चाइना से हम कोई कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई फ़ायदा ले सकते हैं, या आपने कभी सोचा कि ट्रेनिंग वहाँ से की जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पर या प्लेयर टू प्लेयर लेवल? बिल्कुल, चाइना एक वर्ल्ड की टॉप बैडमिंटन टीम है, तो अगर हम लोग अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो चाहिए कि पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को कि हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में फॉर ट्रेनिंग के लिए भेजे। चाइना मुझे लगता है जाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले फूड का मसला हो जाता है, और वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। तो चाइना के अलावा मैं कहूँगी कि हाँ, इंडोनेशिया इतना नहीं है। चाइना में काफी इंप्रूवमेंट हुई है फूड के मामले को लेकर, तो मेरे ख्याल से इंडोनेशिया सिंस दे हैव ओपन्ड देयर इंटरनेशनल मार्केट, तो इस वजह से ऐसा है। ठीक है, आप कहती हैं कि कोलैबोरेशन हो सकता है इस मामले में। चलें थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आ जाएं, बहुत सीरियस सवाल हो गए। घर वाले कैसा ट्रीट करते हैं बीइंग अ चैंपियन? प्रोटोकॉल मिलता है, या स्टिल अम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा जाओ वो काम करके आओ, ऐसा कुछ है? और फ्रेंड्स में क्या प्रोटोकॉल है? घर में तो कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता। इवन पापा कहते हैं कि क्योंकि मेरे पापा खुद ही बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, और वो सुबह मतलब ऑफिस जाना 8-9, फिर रात में 9-10 बजे आना, फिर अपनी ट्रेनिंग करना, तो कहते तुमने जो भी अचीवमेंट्स किए तुम फिर भी मेरी कोई 2% भी नहीं हो। तो वो इतनी घर में रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं मिलती। अच्छा ये बताओ, क्योंकि जब आप खेलते हो आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑब्वियसली आपने इतनी चैंपियनशिप मुसलसल 5 टाइम्स आपने इसको जीता हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में किस तरह का रिस्पॉन्स आता है?
बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी जैसे कि वैसे मैं कराची में रहती हूँ, लेकिन क्योंकि कराची में कोच बनते तो मैं नेशनल चैंपियनशिप से पहले लाहौर आई ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे जिस तरह लोग मुझे जितना प्यार दे रहे थे और जितनी रिस्पेक्ट दे रहे थे ना, इतनी मुझे कराची में कभी नहीं मिली। तो जैसे कि वो कह रहे थे ना, जो भी ये कहेगी हम लोग वही करेंगे, तो बहुत मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इवन जो फ्रेंड्स भी हैं वो लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, आपकी जो को प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आपका नेशनल लेवल के ऊपर किन के साथ है, जिनको आप समझती हैं कि बहुत अच्छा खेल रही हैं? हर कोई अपना तो बेस्ट करता है, लेकिन ओबियसली जीतता एक है, तो उनको आप कैसे रेट करिए जो आपकी दीगर को प्लेयर्स हैं? जितने भी बाकी जो प्लेयर्स हैं, फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स, वो काफ़ी अच्छा खेलती हैं। और मेरा फाइनल जो मुसलसल है वो गजाला सिद्दीकी, जो कि मेरी डबल्स की पार्टनर है, उनके साथ ही आता है। आपके पार्टनर है डबल्स में? जी। और फिर आप उनके अगेंस्ट खेल रही होती हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपको उनकी वीकनेसेस का पता है? हाँ बिल्कुल पता है, और अच्छा खेलती हैं। लेकिन यह कि मैंने क्योंकि अपना टारगेट इंटरनेशनल लेवल पे सेट किया हुआ है, तो फिर मुझे और जो बाकी लड़कियों को डिफरेंशिएट करता है वो मेरी फिटनेस है, इसलिए मैं उन्हें मतलब कम स्कोर्स पे हरा देती हूँ। और डिफरेंस है। फिटनेस के लिए क्या करती हैं आप? मतलब क्या आपके पैटर्न है, एक्सरसाइज किस तरह की है, डाइट किस तरह की? क्योंकि आपने अभी खुद मेंशन किया कि फिटनेस की वजह से आपको ये प्लस पॉइंट है। सो व्हाट डू यू डू फॉर योर फिटनेस? फिटनेस के लिए मैं रनिंग करती हूँ, और मेरा असल में नेचुरली जो है ना स्टेमिना अच्छा था, क्योंकि जब मैं 5-6 ईयर्स की थी और मेरे पापा एक्सरसाइज करते थे तो मैं उनके साथ एक्सरसाइज करती थी, तो तब से वो स्टेमिना जो है ना नेचुरली बिल्ड हो गया। तो मुझे इस चीज़ के एडवांटेज है, और उसको अब मेंटेन करने के लिए मैं लॉन्ग रनिंग करती हूँ 5000 मीटर्स। और अभी जब लाहौर में यहाँ पे जो गजाफी स्टेडियम है, 5000 आप डेली करती हैं? 5000 मीटर्स नहीं, वीक में 2 टाइम्स। तो अभी जब मैं गजाफी स्टेडियम में, जब मैं उनका जो ट्रैक है वहाँ पे भाग रही थी, तो वहाँ पे दूसरे एथलेटिक्स के लोग भी थे, तो लोग काफ़ी हैरान हो गए थे कि एक बैडमिंटन प्लेयर का 5000 मीटर्स में इतना अच्छा टाइम, क्योंकि मैंने 21.5 मिनट निकाला था। अच्छा, वाह। तो लोग काफ़ी हैरान थे और कह रहे थे कि तुम तो एथलेटिक्स में भी मेडल ले सकती हो। अच्छा, नॉर्मली जब हम कोई भी स्पोर्ट्स करियर ज्वाइन कर रहे होते हैं, खासतौर पे फीमेल्स, मेल्स तो जाते, लड़के तो जाते ही क्रिकेट में है ना, उनको तो क्रिकेट खेलनी है बस। खवातीन के हवाले से कभी सोचा नहीं है कि क्रिकेट में जाएं, या कोई ऐसा गेम जिसके अंदर फेम लेवल थोड़ा एज कम्पेयर टू बैडमिंटन, क्योंकि इतना ट्रेंडी नहीं है पाकिस्तान को लेकर, तो ऐसा कभी सोचा या नहीं? पहले दिन से बाबा से इंस्पिरेशन थी एंड यू सेड के? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, पापा ने क्योंकि जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था और उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस था। आपने कहा कोच घर में ही मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसे सुबह में ट्रेनिंग पापा ही मुझे कराते हैं अगर कोई कोच अवेलेबल ना हो, और फिर जैसे टूर्स में पापा मेरे साथ जाते हैं, और फिर हम लोग मिलके मैचेस देखते हैं और फिर अपनी वीकनेसेस निकालते हैं और फिर उस पे काम करते हैं। डांट भी पड़ती है जब गलती करती है? डांट बिल्कुल, जब पापा ट्रेनिंग कराते हैं तो पापा कहते हैं नहीं ये चीज़ ऐसे ऐसे होनी चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं ये चीज़ यूँ होनी चाहिए। तो फिर उसमें हमारी ऐसा भी होता है कि लड़ाई भी हो जाती है और पापा चीख भी रहे होते हैं कि नहीं यूँ होनी चाहिए। इट्स गुड। मेरे ख्याल से घर में अगर आपको आपके पेरेंट्स में एज अ पेरेंट को गाइड करें तो इट्स गुड फॉर यू एक्चुअली, कि आपको सारी वीकनेसेस वगैरह जो कोई और खुल के उस तरह से नहीं बता सकता, और आप भी एक्सप्रेस कर सकते हो उनके सामने कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। सो हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज उन तमाम लड़कियों को जो आपको आइडियलाइज करती हैं, आपको देखती हैं और आप ही की तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उन्होंने जो है ना वो स्पोर्ट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती। इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि आपके लिए स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों चीज़ों को आपको एक जैसा देखना चाहिए, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। मैंने खुद IBA से ग्रेजुएट किया 2018 में, तो मैंने मतलब स्पोर्ट्स की वजह से ना अपनी स्टडीज़ को सेक्रीफाइस किया ना स्टडीज़ की वजह से स्पोर्ट्स को सेक्रीफाइस किया। तो हमें चाहिए कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलें, बैलेंस लेकर चलें। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हमने देखा है कि स्पोर्ट्स कल्चर कम से कम होता जा रहा है, बढ़ना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक प्लेयर को बनाने में एक इंस्टीट्यूट का? बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे IBA फुली सपोर्ट नहीं करता, जब मेरा IBA में एडमिशन हुआ था 2014 में, तो तब मैंने डॉक्टर इशरत हुसैन, जब वो उसके डीन थे IBA के, तो उनसे मीटिंग की थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि IBA फुली कोशिश करेगा आपको फुली सपोर्ट करने की। तो अगर वो लोग अपनी अटेंडेंस पॉलिसी, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्ट होती है, 4 अटेंडेंस है, तो उन्होंने वो अटेंडेंस पॉलिसी मिली काफ़ी लीनियन कर दी थी। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भरपूर रही है आपके साथ। माहूर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं आने वाले यंगस्टर्स के लिए, और जो आपके एज फेलोज हैं उनके लिए भी। थैंक यू वेरी मच फॉर coming and keep coming, keep winning for us. This was माहूर शहजाद, जो कि 5 दफ़ा मुसलसल नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है और इंटरनेशनल के अंदर भी यकीनन इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और हमारा प्राइड है। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बैडमिंटन के बाद बात करेंगे हम क्रिकेट की। तो आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। आज शाम 6 बजे दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आपस में टकराएंगी। बिल्कुल, और दूसरा T20 13 और तीसरा 14 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा। अब तक T20 में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ पलड़ा कंपैरेटिवली भारी रहा है। दोनों टीमों के दरमियान 14 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 8 में से प्रोटीज ने मैदान मारा है, जबकि 6 मैचेस में कौमी टीम ने कामयाबी हासिल की है। होम कंडीशंस में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी शानदार है। कौमी टीम ने पाकिस्तान में 18 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 14 में फतह अपने नाम की है, जबकि उसे 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसी सूरत हाल पर और आज के मैच पर हम बात करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब के, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद होंगे ना वाइल। हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जज्बात बदल दिए थे टेस्ट सीरीज के बाद, और अब दोबारा से जज्बात बदलने को हम तैयार हैं, क्योंकि T20 सीरीज में वैसे हमें लगता है इस फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है, और कुछ हम चैंपियंस भी रहे हैं, कुछ इस तरह के मामला भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रैक रिकॉर्ड आजकल हम थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमने ज़्यादा रिलाई करना है कि नहीं करना इस वक्त। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो मोहम्मद हफीज़ के हवाले से हो रही है कि उनकी गैर मौजूदगी में रिजवान के कंधों पर बोझ बढ़ गया। रिजवान जिन्होंने हाल ही में बड़ा ज़बरदस्त 100 स्कोर किया था, उनकी बड़ी बल्ले बल्ले हो गई थी इसके बाद के बाद। तो अब क्या सूरत हाल है? मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार और हमारे एंकर पर्सन भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सबसे पहले हाउ अबाउट दिस स्पोर्टिंग क्रिकेटिंग मॉर्निंग, कैसी है सुबह आज आपकी? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी है पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपको और अरमला को भी सुबह खैर। और यकीनन आज से पाकिस्तान में अब T20 सीरीज शुरू हो रही है। शाम 6 बजे लाहौर में मैच शुरू होगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोगों से मैं पूछ लूं, ओस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ओस बड़ा वाइटल फैक्टर प्ले करेगी, वाइटल रोल प्ले करेगी। मिर्जा साहब, सुबह तो काफी ज्यादा फॉग थी और मेरे ख्याल से अब काफी हद तक बेहतर होगी, लेकिन वो एक जो कह लें ओस का एलिमेंट है वो ऐड होगा डेफिनेटली, लग तो रहा है। बिल्कुल, और वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले खुद फील्डिंग का फैसला करेगी, खुद बॉलिंग करेगी, क्योंकि बाद में अगर वो बॉलिंग करेगी और ओस गिरेगी तो फिर गेंद गीली हो जाती है और बॉलर्स के लिए ग्रिप करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें इमरान दोनों टीमों का, तो पाकिस्तान को एक बर्तरी हासिल है। एक तो साउथ अफ्रीका की टीम में 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जिनमें के संपाला वो नहीं खेले, तबरेज शमसी वो नहीं खेले, उसके अलावा प्रीटोरियस वो नहीं खेले, सिर्फ एक खिलाड़ी जॉर्ज लिंडा जो थे वो खेले थे टेस्ट सीरीज में। बाकी तमाम उनके प्लेयर्स नए हैं। उनका कप्तान हेनरी क्लॉसन नया है, और ये वही हेनरी क्लॉसन है। आपको याद होगा कि इसका जो कोविड टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम जो थी वो अपना दौरा मुलतवी करके रवाना हो गई थी साउथ अफ्रीका से। तो अब ये फिट होकर वापस आए हैं हेनरी क्लॉसन, तो कप्तानी भी कर रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है। तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन जो यंग प्लेयर्स है, जो अननोन प्लेयर्स है, वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, जो प्रोटीज हैं इनको चौकर्स भी कहा जाता है, चौक कर जाते हैं, स्ट्रगल बड़ी अच्छी करते हैं, मैच बनाते बड़ा अच्छा, और कई मैचेस ऐसे हैं, इवन वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर बिल्कुल एंड मोमेंट्स के ऊपर जाके इन्होंने चौक कर गए और मैचेस नहीं जीत पाए, यानी कि जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाते उस स्ट्रगल को। आपके ख्याल में प्रोटीज ने इसके ऊपर अब कुछ काम किया है, इसको कुछ इंप्रूव किया है, इस फैक्टर को? देखिए इमरान, 1991 में जब वापसी हुई साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम की इंटरनेशनल क्रिकेट में अपार्थीड ईरा के बाद, तो उसके बाद से इनकी टीम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी टीम कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीती है आज तक, कि जब वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड T20 हो, ये चौक कर जाते हैं। माजी में तो इस टीम के मुकाबले में इनकी टीमें बड़ी तगड़ी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद केपलर वेसेल्स इनके साथ रहे, जॉन टी रोड्स, ग्रैम स्मिथ, डैरल कलिनन, बड़े बड़े नाम, हांसी क्रोनी, एलन डोनाल्ड, बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स इनके साथ रहे, मखाया अंकीनी, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा टाइटल नहीं जीत सके। तो अब मैं देखता हूँ कि अब क्या करते हैं। चोकर्स का तो इन पे टैग लगा हुआ है, दे विल हैव टू रिमूव दैट टैग, और किस तरह परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान में। तवक्को यही है कि पाकिस्तान इजीली व्हाइट वॉश कर देगा, जो जिस बात। अच्छा मिर्जा साहब, आपने ये बात टेस्ट सीरीज में नहीं की थी, आपने T20 सीरीज में की है कि तवक्कुआत हैं आपको, मतलब आपने तवक्कुआत रखी हुई है पाकिस्तानी टीम से?
नहीं अरमला, दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन करें, ऑन पेपर देखें ना, तो पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर नजर आती है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। हमारे कप्तान बाबर आजम भी वापस आ गए न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। शादाब खान ने कप्तानी की थी जो न्यूजीलैंड में हुई थी। तो हमारी टीम खासी मुतवाजिन, और हम अपने ग्राउंड पर, इमरान जिस तरह रिकॉर्ड बता रहे थे कि हम 4 मैच सिर्फ हारे हैं, बाकी सारे T20 के मैचेस चाहे जो भी टीम आए हम अपने ग्राउंड पे जीते हैं, तो इट मींस एक एडवांटेज इज विद पाकिस्तान। ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी होती है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, वो एग्रेसिव कैप्टेंसी नहीं होती, लेकिन समटाइम्स सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा आपको ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आना पड़ती है कि आपको एग्रेसिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। जो T20 की कैप्टेंसी है, इसमें कम वक्त के अंदर मुकाबला सख्त होता है। बाबर आजम का कितना बड़ा इम्तहान है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज को कैप्टन करना और होम सीरीज के अंदर कैप्टेंसी करना, खासतौर पर T20 को लेकर। देखिए, T20 के बारे में इमरान कहा जाता है ये 3 घंटे की एक फिल्म होती है, और T20 में जो कप्तान होता है जिसमें मार-धाड़ बहुत होती है। मार-धाड़ होती है उसमें, सब कुछ नजर आता है आपको। एक एंटरटेनमेंट भी है, छक्के चौके भी हैं, गाने भी हैं, फिर आप गाने की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं में। तो यकीनन इस तरह की जो क्रिकेट है उसमें एंटरटेनमेंट भी है, तो कप्तान को बड़ी क्विक डिसीजन लेना पड़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो स्ट्रेटेजी प्लान होती है ड्रेसिंग रूम में, लेकिन यहाँ ऑन द ग्राउंड आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम अब तक तो सिर्फ पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों ने T20 में पाकिस्तान की कप्तानी की है, जबकि 34 खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। तो बाबर आजम के लिए यकीनन वो वर्ल्ड नंबर टॉप के बैट्समैन है, तो उनके लिए मेरे ख्याल में आसानी होगी इस टीम के साथ, लेकिन हफीज को जरूर हम मिस करेंगे जी। अच्छा मिर्जा साहब, आपने अब गाने की बात की है तो मैं अब दोबारा गाने की बात करूंगी। कल मैं आपको ट्विटर पे देख रही थी, आप भी मुझे लगता है कि PSL के सॉन्ग को लेके काफी एंजॉय करें, मीम्स वगैरह, क्योंकि आपने कल मीम के हवाले से एक ट्वीट शेयर की थी। सो क्या ओवरऑल, अभी चूंकि हमने ताजी शुएब अख्तर साहब की भी एक वीडियो देखी है जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई है, कुछ मिला जुला रिएक्शन आया, आपने इसको किस तरह से लिया? बिल्कुल आपने सही कहा अरमला, मिला जुला रिएक्शन आया। कल आपने एक वीडियो देखी होगी नसीबो लाल की, जब उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो पीपल आर नॉट अगेंस्ट नसीबो लाल, वो हमारे मुल्क का एक बेहतरीन सरमाया है, अच्छी गुलूकार है। लोग उस थीम की बात कर रहे हैं कि क्या थीम आपने क्या रखी है। क्रिकेट का ये है फंक्शन, जो क्रिकेट के लिए कोई अच्छी थीम होनी चाहिए थी, उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, महमीज भी आ रही है, और बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि बड़ा फास्ट म्यूजिक है, धूम धड़के के साथ जो शुरू होता है, इतना फास्ट म्यूजिक है कि बच्चे डर जाते हैं, वो जल्दी जल्दी से अपने कमरों में चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक तो मिर्जा साहब इस YouTube ने भी मामला खराब कर दिया ना, हम अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी कह जाते हैं। आई स्टिल बिलीव, मैं बहुत से मामलात पे आपको पता है PCB से मेरा भी और आपका इख्तलाफ रहता है, लेकिन इस मामले के ऊपर मुझे लगता है कि गाना बहुत ज्यादा एंजॉय कराने वाला है लोगों को जब ये चलेगा स्टेडियम में। हाँ, स्टेडियम के अंदर मुझे लगता है, बट स्टिल चले, PSL आने वाली है। अच्छा, हफीज का आपने जिक्र किया तो दिल पे लगी। हमारे कल रजाक साहब की एक स्टेटमेंट हमारी वेबसाइट पे एक्सप्रेस की छपी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हफीज को तरजीह देनी चाहिए थी इस T20 सीरीज को अपने T10 लीग के ऊपर, जिस स्टेज के ऊपर वो हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कि आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, हफीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करके गया है। रज़ाक साहब को ये पता होना चाहिए, अब्दुल रज़ाक को। अब्दुल रज़ाक अब टेबल के दूसरी तरफ चले गए। जब वो टेबल के इस तरफ से तो तनकीद करते थे, और फिर लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी खिलाड़ी तनकीद करता है, अगर उसे लाखों की नौकरी मिल जाए तो गुन गाने लगता है। तो अब्दुल रज़ाक जो हफीज को कह रहे हैं कि उनको तरजीह देनी चाहिए थी, वो PCB ने इजाजत दी थी। पिछले साल PCB ने किसी को इजाजत नहीं दी थी। इस मरतबा बेशुमार क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दी। हफीज बात करके गए थे क्रिकेट बोर्ड से। नहीं, लेकिन मेरे साहब हफीज की अपनी तरजीह क्या होनी चाहिए थी? मैं इस हवाले से भी आपसे पूछ रहा हूँ। सीनियर प्लेयर हैं, फॉर्म के अंदर हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। डोंट यू थिंक कि उनको खुद ये इजाजत लेनी ही नहीं चाहिए थी, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था? देखें, उसमें अब T10 लीग ऐसे हैं कि ये हफीज अपने कैरियर के ट्वाइलाइट पर हैं, और लाजिम बात है कि प्लेयर्स चाहेंगे कि फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और हफीज इसीलिए गए थे। और हफीज अगर उससे पहले भी वो आ सकते थे, लेकिन उनको फ्लाइट नहीं मिली। जो मेरी उनसे बात हुई, उनको फ्लाइट नहीं मिली। पाकिस्तान उनके लिए पहले, बाकी चीजें उनके लिए बाद में है। तो मैं समझता हूँ कि हफीज के साथ ज्यादती की मेरी नजर में, हो सकता है लोग समझें कि नहीं हफीज को आना चाहिए था। जो अपनी हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है। अच्छा मेरे साहब, आज का मैच क्या लगता है कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? टॉस जीतते हैं और उसके बाद फिर आपने उम्मीद तो जाहिर की और तवक्कुआत भी जाहिर की है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा। आज के मैच की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्या लगता है?
देखिए अरमला, जो भी टीम टॉस जीतेगी, चूंकि ओस गिर रही है लाहौर में, तो मेरी अपनी जाती नाकिस राय में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। क्योंकि जब ओस गिरती है तो गेंद गीली हो जाती है। कल भी आपको शायद इल्म हो के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, साउथ अफ्रीकन ने भी गीली गेंद करके प्रैक्टिस की है। क्योंकि जब गेंद गीली हो जाती है तो फिर बॉलर्स को ग्रिप करने में मुश्किल होती है और फिर बैट्समैन के लिए निस्बतन आसान हो जाता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, मेरी राय में इस कंडीशन में कि जहां ओस गिर रही हो, तो वो टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला करेगी। ठीक है, टीम प्लेइंग 11 कौन सी देख रहे हैं आज आप? देखें, अब हैदर अली तो खेलेंगे। अब्दुल्ला शफीक को हमने बाहर कर दिया, वो नाकाम हो गए थे न्यूजीलैंड में। बाबर आजम आ गए एज एन ओपनर, बाबर आजम आएंगे। वन डाउन पे हफीज आते थे, अब हफीज नहीं है, तो मुझे लगता है कि रिजवान को भेजें। इन फॉर्म है रिजवान, उन्होंने न्यूजीलैंड में भी T20 में अच्छा परफॉर्म किया, अभी टेस्ट सीरीज के भी मैन ऑफ द मैच हुए। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि दानिश अजीज को ये खिलाएं। कराची का लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेता है, अच्छा प्लेयर है। मिडिल ऑर्डर में स्टोक्स खेलता है, उसने नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म किया। और फिर इसके अलावा इफ्तिखार को, क्योंकि मिसबा के वो फेवरेट है, मिसबा को उन पर बड़ा ट्रस्ट है, तो इफ्तिखार को भी डाल सकते हैं। बॉलिंग इमरान हमारी बड़ी तगड़ी है। लोग ये कह रहे हैं कि फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी को आराम शायद कराया जाए, तो अगर वो दोनों नहीं भी खेलते हैं तो आप देखें कि हसन अली है, फिर उसके अलावा आपके पास मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, फिर लेग स्पिनर आपके पास उस्मान कादिर है। अब पता नहीं दादू के लेग स्पिनर जाहिद महमूद को मुझे नहीं लगता कि चांस मिले। फिर मोहम्मद नवाज और जफर गौहर में से कोई एक खेल सकता है, जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो हमारी बॉलिंग भी तगड़ी है, बैटिंग में थोड़ा सा हमें अगर कलैप्स नहीं हुआ तो हम लंबा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त तजिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया। सच एन एसेट यू आर, ट्रस्ट मी। क्रिकेट को लेकर जिस तरीके से आप हमें डिटेल्स बताते हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा। वेरी मच फॉर बीइंग विद अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बेस्ट विशेस तो हैं हमारी टीम के साथ, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट भी हमने डिस्कस की कि टीम करने क्या जा रही है। हाँ बिल्कुल, और होप फॉर द बेस्ट। अभी इस नोट पर हम ब्रेक लेंगे। पहले दुआ करें हम टॉस जीत जाएं, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे 10 बजे के बाद भी। बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बल्तित कला का आखिरी कैदी कौन था? कौन था? सफर शर्त में बताएंगे आज आपको। देखते हैं सफर शर्त। असू के गुलाम मोहम्मद हुंजा और पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्होंने जमहूरियत के लिए बेहद कुर्बानियां दी। आज वो अल्जाइमर का शिकार हैं। दुनिया ने तो शायद भुला ही दिया, लेकिन खुद उनको अपनी कुर्बानियां भी कहां याद हैं, क्योंकि उनको अल्जाइमर है। हुंजा की तारीख पर एक बहुत ही जामे काम जफर इकबाल ने हिस्ट्री ऑफ हुंजा किताब लिखकर किया। हुंजा पर इस कदर तहकीक आपको शायद ही किसी किताब में मिले। तमाम पुरानी सरकारी दस्तावेजात समेत बहुत ही अहम मालूमात इस किताब का हिस्सा हैं। इस किताब में गुलाम मोहम्मद का तफसीली जिक्र मौजूद है कि कैसे उन्हें बल्तित किला में बंद किया गया। उनका जुर्म फकत ये था कि वो तालीम याफ्ता थे, मलूकियत का खात्मा चाहते थे। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन थे और अवाम की हुक्मरानी का ख्वाब देखते थे। कुछ चीज़ें इनबोर्न होती हैं आपके अंदर, और मेरे दादा का भी मैं कहूँगी कि उनका भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर था कि मेरे दादा के बारे में कहते हैं कि जब वो उनकी डेथ हो रही थी उस ज़माने में वो रूमी को पढ़ रहे थे। ही वॉज बिग इन टू बुक्स, बुक रीडिंग करते थे। और एक्चुअली मेरे दादा जो है ना, वो पहले इस गांव के शख्स है जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया उस टाइम में। तो ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम द रीजन जिन्होंने अपनी बेटियों को उस टाइम पे पढ़ाया। और इस टाइम मेरी फूफियाँ जो है ना, वो टीचर्स रही हैं स्कूल में और इस तरह से। तो मेरे ख्याल मेरे दादा ने बहुत ज़्यादा वो जो एक डिफरेंट सोच है वो अपने बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया है। भुट्टो की दौर था और भुट्टो के बहुत करीब जो साथी था ना उनका, तो गुलाम अहमद साहब था उस वक़्त। तो उन्होंने बहुत से गैदरिंग के, बहुत कोशिश, लेकिन अवेयरनेस लोगों को इतना नहीं था कि जमहूरियत है क्या चीज़। और उसी हिसाब से फिर उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया और आके बीच में फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर लाइन पे आया। फिर दुनिया की पार्टियाँ आ गए और न कि खाली पीपल्स पार्टी। हम बड़े हो रहे थे, हम सारे बच्चे, तो अब वो बहुत कम नज़र आए। ज़्यादातर बाहर होते थे, कभी पता चलता था किसी मीटिंग में गए हैं, कभी होटल भी खुद चलाते थे।
और ज़्यादातर जो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो होटल के अंदर ही लोग आके उनसे मिलते थे। तो रात को घर आते थे, सो जाते थे और सुबह उनकी आदत थी बहुत सुबह सवेरे उठने की। सुबह 5 बजे 4 बजे उठते थे। ये उनका रूटीन ज़िंदगी भर, मतलब यही रूटीन वो फॉलो करते रहे। 4-5 बजे उठना, जाके सारे क्योंकि खेत का भी काम देखना होता था, एक्टिविज़म भी करनी होती थी, होटल भी चलाना था, तो फिर सुबह सुबह जाके सारे खेत वाला काम जो है वो निपटाते थे। उसके बाद होटल में आके गेस्ट के लिए नाश्ता बनाना, उनका अटेंड करना। उसके बाद घर आते थे। घर आके हमेशा हमारे लिए अब्बू नाश्ता बनाते रहे। 1971 में रियासत हुंजा ने गुलाम मोहम्मद को बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार किया। एक दिन उनको जेल निकालकर दरबार में पेश किया गया। मीरा फुंजा की बॉडीगार्ड ने उन्हें हौसला दिया कि अवाम मुश्ताइल होंगे, तुम्हें गालियां निकालेंगे, लेकिन तुमने अपने हवास पर काबू रखना है। जब दरबार में पेश किया गया तो उनके हाथ बंधे हुए थे, जिस पर गुलाम मोहम्मद ने ऊंची आवाज में मीरा फुंजा को कहा कि क्या ये है तुम्हारा इंसाफ? मैं निहत्ता हूँ और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मीरा फुंजा ने गुलाम मोहम्मद के हाथ खुलवा दिए। मीरा फुंजा ने पूछा कि क्या तुम मुझे मीरा फुंजा तस्लीम करते हो या नहीं? गुलाम मोहम्मद ने इनकार में जवाब दिया और दोबारा जेल में डाल दिया गया। जब बंद किया तो वो एक कमरा है, शायद वो अंग्रेज़ वालों ने देखा है, तो सोने के लिए एक साइड पे है, तो एक खिड़की है, वो बिल्कुल नीचे जो आफतीत का वो है, वो एक किस्म का जहन्नम है। तो जब मुझे कराची में पता चला किस तरह, तो सुना था कि जब पहले ज़माने में वहाँ जब जिसको भी बंद करते थे, या तो वो पागल हुआ करते थे या कोई और मसला उनके साथ पेश आते थे। अबू बहुत ज़्यादा कम बोलते रहे इस अपने एक्सपीरियंसेस, स्पेशली हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ कभी भी उन्होंने घर में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं की कि वो कितने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं और किस तरह का टाइम उन्होंने देखा। उनके स्ट्रगल के बारे में कभी भी बात नहीं की। शायद उनको यही लगता था कि वो अपनी तारीफ़ कर रहे होंगे अगर वो कुछ इस तरह से बात करेंगे। तो ही वॉज़ वेरी क्वाइट और वेरी, मतलब अपने आप में रखना कोई चीज़। कभी कोई घर में मेहमान आते थे, उनके दोस्त आते थे, तो उनके आपस में बातचीत होती थी, तो वहाँ से हमें पता चलता था कि अच्छा ये हो रहा है, इस तरह से किस तरह का मुश्किल टाइम गुजारा है। जेल के शब रोज़ की तफसील जफर इकबाल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ हुंजा में लिखी है, जो दिल दहला देने वाली है। बलतित किला में 7 माह उन्होंने शदीद अंधेरे में गुजारे। कैद खाना के हवाले से जिन्नात के किस्से आम थे और रात को अजीबो गरीब आवाज़ें भी आती थीं। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने बॉडीगार्ड्स के साथ अच्छे मरासिम कायम किए और उन्हें एक माचिस की डिबिया फराहम कर दी गई। ये माचिस की डिबिया उनके लिए एक बहुत बड़ी ढारस थी। गुलाम मोहम्मद को अल्जाइमर है, लेकिन वो दरबार पेशी के दिन आज भी नहीं भूले। कभी कभी अपने खानदान को वो दरबार तस्वुर कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और उन्हें दरबार में पेश किया जा रहा है। उनकी बेटी महनाज ने इस हवाले से बताया, अभी मेरे अब्बू को जो है उनको अल्जाइमर्स है, एडवांस स्टेज पे हैं। तो हम उनको इस्लामाबाद लेके गए थे। हमने सोचा कि चलो वहाँ पे शायद हमारे साथ रहेंगे, हमारे लिए भी इजी होगा। तो वहाँ जब गए तो अल्जाइमर्स के मरीज़ के लिए मेरे ख्याल नए एनवायरनमेंट में उनको लेके जाना जो है वो कोई इतना अच्छा उनकी सेहत के लिए नहीं होता। तो जब वहाँ गए तो वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक अग्रेसिव फेजेस आने लग गए, जिसमें वो उसी पास्ट वाले फेज़ में चले गए। जब वो उनको ये लगा कि एक रात को ऐसे हुआ कि उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो उनको ऐसा लगा कि वो अभी उस प्रिजन में हैं, उस टाइम में चले गए जब वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे और उनको लगा कि हम उनके एनिमीज़ हैं और उन्होंने हमसे ख़ुद को डिफेंड करना है। तो वो पूरी रात जो है ना उन्होंने हमें हॉस्टेज करके रखा अपने घर के अंदर। तो वो उस टाइम पे हमें पता चला कि वो कितना डिफ़िकल्ट टाइम था और वो कितना उन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा है उस टाइम पे। मतलब वो आई कुड रियली फील इट कि वो किस कर्ब से गुजरे अपने उस स्ट्रगल के टाइम पे। अदरवाइज़ उसको समझना वैसे शायद मुश्किल होता। गुलाम मोहम्मद बाद में गिलगित में भी कैद रहे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से जरा पीछे नहीं हटे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 25 सितंबर 1974 को गिलगित गए। एयरपोर्ट पर गुलाम मोहम्मद और उनके साथियों ने उनका इस्तकबाल किया। डिनर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद जाकर हुंजा के बारे में वो एक अहम फैसला करेंगे। लेकिन गुलाम मोहम्मद रहमानुल्लाह बेग ने इसरार किया कि आप फैसले के हवाले से ऐलान यहीं पर करें।
जिस पर जुल्फकार अली भुट्टो ने रियासत हुंजा के खत्म होने का ऐलान किया। गुलाम मोहम्मद आज भी जज्बाती हवाले से 70 की दिहाई में रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि बीबी बेनजीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं। जब वो अस्पताल जाने से इनकार करते हैं तो उनको बताया जाता है कि अस्पताल में बीबी बेनजीर भुट्टो आई हुई हैं, तो वो चल पड़ते हैं। हमने मोटिवेट किया गुलाम मोहम्मद साहब को कि आप हमारे साथ चले, हुंजा हम आपके चेकअप करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मना किया। तो बाद में इत्तेफाकन हमारे एक और रिश्तेदार आए, फिर उन्होंने कहा कि आप शायद इनसे इतना वाकिफ़ नहीं हो जितना मैं हूँ। मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है कि मैं आपको गुलाम मोहम्मद साहब को लेके हुंजा आ सकता हूँ आप लोगों के साथ। हमने कहा यार सो बिस्मिल्लाह आप हेल्प करें। तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद साहब के कान में कहा कि हुंजा में जो है ना बहुत बड़ा जलसा है और बेनज़ीर भुट्टो शायद 10-15 मिनट में पहुँचने वाली है। तो एकदम से गुलाम मोहम्मद साहब अपने चेयर पे खड़ा हुआ और कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ और बीबी को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, चलो का। तो हमने चेयर के साथ उठा के फिर सेंट्रल हुंजा पहुँचाया। हॉस्पिटल के अंदर ड्रिप लगे हुए थे, तो बाहर उनके साथियों को पता चला कि शायद गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो हुंजा आए हुए अपने इलाज के लिए। तो उसके बहुत ही एक पुराना साथी है शेर अफजल, गनीश से उसका ताल्लुक़ है, वो भागते हुए रोते हुए आके उसके पाँव पड़ गया। तो अंकल गुलाम मोहम्मद उसको पहचान सके, कहा कि शेर अफजल कैसे हो मेरे साथी। फिर उसके हाथ ग्रिप किया। हमने कोशिश किया कि दोबारा उसको लेके इधर आने के, गांव आने के, लेकिन उसने अपने साथी का हाथ नहीं छोड़ा और हमें डांटने लगा कि यार मुझे मेरे साथी से जुदा नहीं करो, अभी बेनज़ीर आने वाली है। खानदान के अफराद को पहचाने न पहचाने, लेकिन अपने पुराने सियासी रफ़का को पहचानते हैं। गुलाम मोहम्मद अनोखी रूह है, पूरी जिंदगी अवाम के हक़ हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए वक्फ किए रखी, सच्चाई और दयानत की अलामत बने रहे। ऐसे सियासी कारकुन ही किसी समाज का फ़ख्र होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे खूबसूरत लोगों की कमी नहीं रही जो सियासत जैसे मुकद्दस शोबा को कारोबार नहीं बल्कि इबादत समझते थे। गुलाम मोहम्मद बल्तित कला के आखिरी कैदी थे। गर्चे है मुश्ते गुबार आदम व हव्वा का वजूद, इनकी रिफ़त पे बरसते हैं सितारों के सजूद। लाला ओ गुल तो फ़कत नक्शे कदम है इसके, असल में खाक की महराज है इंसान की नमूद। कौन किसका आदमी है? सब जानना लाजमी है। सेनेट के इलेक्शन से पहले जानना लाजमी है या वैसे जानना लाजमी है? ये गाना सियासी है या पाकिस्तान के हम लोगों के मुआशरती रवैयों के ऊपर है? लिंक हर चीज़ से, हर ऐसे मौजू से हो सकता है इस गाने का। गाना तो आपने देखा, जिन्होंने गाया हमारे साथ मौजूद है। हाल ही में उनका ये नया गाना जारी हुआ है। शहजाद रॉय की हम बात कर रहे हैं। हम अगर उनके करियर की बात करें तो जब से गा रहे हैं अवाम के दिलों पर राज तो कर ही रहे हैं। पाकिस्तानी सियासतदान भी इस गाने के मद्दा नजर आते हैं जो गाना हमने चलाया। और तकरीबन शहजाद रॉय के रिसेंट जितना भी म्यूजिक है उनका, वो पर्पसफुल म्यूजिक है। उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, चाहे वो कौम को जगाने के हवाले से हो, एजुकेशन हो, या फिर सब जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। और मेरे ख्याल से सियासतदान इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में रिलेट भी कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरह से हमने आपको गाना भी सुनवाया, हमारे साथ द एवर यंग शहजाद रॉय मौजूद हैं। सिंगर तो हैं ही, साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू एक्सप्रेसो शहजाद रॉय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अ गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। बिल्कुल ठीक हूं जी। अच्छा शहजाद, आपका ये जो गाना है, अभी रीसेंट जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, हम सेनेट इलेक्शन से भी कह रहे हैं, क्या ये पर्पस था या इत्तेफाक हुआ कि सिचुएशन से किसी इवेंट को पॉइंट करके नहीं बना था मैं। जैसे मेरा पहले गाना था लगर है, तो वो एक लाइन उसमें होती थी कि मैं जब 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock न्यूज़ में सुना कि पाकिस्तान तारीख एक नाजुक मोड़ से गुजरा है। फिर मैं 20 साल का हूँ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज़ में सुना कि पाकिस्तान तारीख एक नाजुक मोड़ से गुजरा है। तो उसमें एक लाइन आती थी कि मुझे फिक्र ही नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ही कि ऐसे ही ना चलता। तो जब भी पॉलिटिशियंस ये बात करते थे कि मुल्क एक तारीख के नाजुक मोड़ से गुजरा है, तो अक्सर आप जैसे जो जर्नलिस्ट और प्रेस वाले होते थे वो उनसे कहते थे यार ये तो 7 साल पहले शहजाद रॉय ने गाया था। तो वो रिलेट करता था हर जगह कहीं ना कहीं। तो जाना सब लाजमी है, बिल्कुल भी किसी वजह से रिलीज नहीं किया था, बट लेकिन ये सेनेट इलेक्शंस के साथ बड़ा लिंक हो गया। बट ये एक इंटरनेशनल इशू है, हमारा पाकिस्तान का नहीं है सिर्फ। क्योंकि होता ही है कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि
जैसे हम जिंदगी ट्रस्ट में गवर्नमेंट स्कूल्स रिफॉर्म करते हैं, तो मैं वहां पर भी देखता हूँ मैं अपने घर में भी देखता हूँ, जैसे मेरी अम्मी है, उन्होंने बहुत हाईटेक हो गई हैं वो, और वो मेरे अब्बू नहीं है, वो भी पुराना फोन यूज करते हैं, बट माय मदर यूज फेसबुक एंड एवरीथिंग। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ना तो ट्रस्ट कर लेते हैं। ये बड़ा मसला है कि उसको फैक्ट चेक करना, कि क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना। सो ये तो अब जैसे अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आप गूगल पे जाके लिख लेंगे, आपको लगेगा आपको दुनिया की सारी बीमारियां हो गई है। exactly. तो उसका ये आपने कई सही जगह जाके आप चेक करेंगे ना, वरना तो आपको लगेगा आपको हर चीज हो गई है। तो ये नहीं हो रहा हमारे मुल्क में, कहीं पर भी नहीं हो रहा। तो ये जानना लाजमी, सच जानना लाजमी है। तो ये इसका एक और डीपर मकसद ये है कि आपको चेक जरूर करना चाहिए। चेक किए बगैर लोगों को इल्जाम लगाना, लोगों को गद्दार कहना, लोगों को एजेंट कहना, फिर ये कोई चीज समझ के बिलीव कर लेना कि भाई एक्सप्रेस चैनल तो ये करता है और फलाना चैनल तो वो करता है और शहजाद रॉय ने तो गाना इसलिए बनाया और आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं उसके पीछे ये एंगल है। तो ये कॉन्स्पिरेसी में जो फंसे रहते हैं, ये छोटे बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे अपनी दुनिया बनाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स जानना जरूरी है। पिछले कुछ अरसे से शहजाद रॉय जितना म्यूजिक आप बना रहे हैं वो सारा कुछ ऐसा ही है, सोशल इश्यूज के आसपास घूमता है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज के आसपास घूमता है। इस म्यूजिक का कोई कमर्शियल गेन नहीं होता है एज फार वी नो, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाने सोसाइटी के लिए होते हैं। तो आप ये जो इतने अच्छे ट्रैक्स बनाते हैं, फिर इतने महंगे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि सोशली इसके ऊपर काम किया जाए। इसका कोई फायदा क्या देखते हैं आप, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखिए, जो लगा रहे मेरी एल्बम आई थी वो क्योंकि उस वक्त 2009-10 के अंदर जुनून ने सिर्फ इस तरह के गाने किए थे, तो मैंने 4-5 चीजें एक साथ हो रही होती हैं तो उसका फर्क पड़ता है। म्यूजिक जो होता है वो लोगों के माइंडसेट, लेकिन गुफ्तगू में अभी मैं बहुत जगह सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं यार वो तो इस तरह ना कहें, वो तो शहजाद भी कह रहा है कौन किसका आदमी है, तो आप चेक तो कर लें पहले। अब जैसे सेनेट इलेक्शंस आ गया तो उसमें बात हो रही है कि कौन किसका आदमी है, पता होना चाहिए। शो हैंड अच्छा, आपने चूंकि जुनून का जिक्र किया, एक टाइम पे चूंकि सलमान अहमद रूहे रवां थे, जुनून के साथ थे, सियासत में आ गए। अबरारुल हक सोशल इश्यूज पे गाने बनाते थे, सियासत में आ गए। जवाद अहमद सियासत में आ गए। शहजाद रॉय कब आ रहे हैं? मैं समझता हूँ सियासत के जरिए ही तब्दीली आती है मुल्क के अंदर, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ सकता। मुझे कई दफा, मैं ये बताता नहीं हूँ टीवी पर, बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं जो एजुकेशन रिफॉर्म कर रहा हूँ जिंदगी ट्रस्ट के थ्रू, उससे मुझे लगता है कि मैं सियासतदान, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी होता तो मैं इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता जितना मैंने जिंदगी ट्रस्ट के थ्रू किया। क्योंकि जिंदगी ट्रस्ट के अंदर हम पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी को हिला रहे हैं, और अगर मिनिस्टर भी होता तो मैं किसी एक प्रोविंस का होता या फेडरल का होता तो मैं शायद इम्पैक्ट कर सकता, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर सकता। बताते बताते आप निकल गए कि कई दफा आपको ऑफर हुई है लेकिन आप नहीं आए। जी हाँ, मुझे कई दफा हुई है, काफी दफा हुई है, अभी भी होती रहती है। ठीक है, तो ये जो सिलसिला है, खास तौर पे लिरिक्स जो है, शहजाद आप खुद लिखते हैं लिरिक्स या बैठ के लिरिसिस्ट के साथ आप इसको डिस्कस करते हैं? और क्या ये डेली बेसिस पे जो वाकयात होते रहते हैं ये आपको इंस्पायर करते हैं, या वही हमारी 73 साल की हिस्ट्री है कि मुझे डर है कहीं ऐसे ही ना चलता रहे? लिरिक्स कैसे आते हैं, आइडियाज कैसे आते हैं कि इस पे काम करना चाहिए? देखिए, मेरे अब्बू जो है वो भी बड़े पॉलिटिकल, वो बड़ा अच्छा उनका म्यूजिक सेंस है और बड़े पॉलिटिकल उनकी सोच भी है। तो वो भी इस तरीके से हमने तो कितने टेढ़े अब तक ये वासु के साथ मैंने किया था। तो नदीम असद साहब बड़े अच्छे शायर हैं। तो हम बैठे हुए थे तो मेरे अब्बू ने कहा यार अपने उल्लू, हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा होता है। तो वहां से बात निकली कि अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक। तो ये जानना लाजमी भी जो है ये लिखा नदीम असद ने था। अब जैसे लगा रहे था वो पूरा मैंने लिखा था, बट लेकिन इस तरह के अंदर वो एक टीम वर्क होता है। बट ये गाना जो जानना सब लाजमी है, नदीम असद वाज द वन जिन्होंने, ऑब्वियसली वो साथ बैठते हैं, एक डिस्कशन होता है, बट इट वाज हिज थॉट कि यार इसको किस तरीके से इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक हो गया। शहजाद, चूंकि आप इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा ये गाना गुनगुना दें और साथ साथ हमारे देखने वालों को कोई मैसेज भी दे दें। मैं बिल्कुल गुना देता हूँ। जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है, जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। और मैसेज में आपको ये दे सकता हूँ कि मैसेज क्या दे सकता हूँ, ये पूछ लेते जी। मैं एक तो शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा राना सनाउल्लाह साहब का, शेख रशीद साहब का, शाहिद आफरीदी का, मुर्तज़ा वहाब का, रहमान मलिक साहब का। इन सब ने इस गाने को बड़ा
इसके लिए लाइंस बोली हुई हैं। दे आर आल्सो सेइंग कि यार जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। सॉरी, आप कुछ और भी कह रही थी। फिटनेस हम ये कह रहे थे कि आप अपनी फिटनेस का राज बता दें जाते जाते। हाँ, फिटनेस का राज वो मैं एक जोक पे ऐसी बात कर रहा था कि मैंने स्टे लिया हुआ सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, ये जो अगर आप इसमें शेख रशीद साहब का नाम ना लेते ना तो एक जुमला भी कह सकते हैं कि मैं पीडीएम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सारे रहनुमा इस वक्त एक ही पेज के ऊपर है। नहीं, वो इतना मेरी एज पर इतना वो कभी मेरे दांत निकले, वैम्पायर होता हूँ, कभी कुछ होता हूँ, तो मुझे मैं देख के मैं कहता हूँ मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ यार, मुझे क्यों आप इतना ऊपर हैं। वो लेकिन मैं क्योंकि गा बहुत ऐसे, बिकॉज़ मैं मैट्रिक में था जब से गा रहा हूँ। एग्जैक्टली। अभी हम आपसे बात करने से पहले यही जिक्र कर रहे थे कि हमने आपको स्कूल लाइफ से सुना है, शायद आपने गाना बहुत जल्दी शुरू किया था, दैट्स व्हाई पीपल थिंक कि आप बहुत बूढ़े हो गए, आप बहुत फिटनेस फ्री के इस हवाले से। थैंक यू सो मच शहजाद फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो, इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू। और ऐसे गाने बनाते रहिए, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो सोशली कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। बहुत जबरदस्त बात है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और ये जानना बहुत जरूरी है कौन किसका है। थैंक यू सो मच शहजाद। और शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपने गाने के हवाले से भी बताया, अपनी फिटनेस के हवाले से बताया। और ये बात इतनी अच्छी उन्होंने की कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते हैं, कोई 10 साल पुरानी वीडियो वो लगता है कि अभी ताज़ा है और लोग पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये अभी की वीडियो है। सो ये जानना लाजमी है कौन किसका आदमी, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। इसी पॉइंट पे ब्रेक बनती है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुदाए कुदरत की, जिसने कायनात में बेपनाह नेमतें, सहूलतें और वसाइल पैदा कर रखे हैं और दिल लुभाने के लिए, इंसान के दिल को लुभाने के लिए बुलंदो बाला पहाड़ बनाए हैं, उसकी लुत्फानंदोज़ी के लिए महवे रक़्स समंदर बनाए, कई सहरा खूबसूरत सहरा बनाए और सहरा को पुरस्रार खूबसूरती बख्शी, तो कहीं जंगलों को हयाती तनव्वुह से सरशार किया। सेहत के शोबे की हम अगर बात करें तो वो किसी भी मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया है और मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने सियाहत के हवाले से बेशुमार मकामात की दौलत से नवाजा है। बिल्कुल, और सियाहत को फ़रोग देकर पाकिस्तान मुल्की मईशत में खातिर ख्वाह सरमाया इकट्ठा कर सकता है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 1978 में शोबा सियाहत में आए, सियाहत को लेकर खासी गहरी नक़तें हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने सियाहत को फ़रोग देने के लिए कौन कौन सी जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ही इज़ अ लेजेंड, मेरे ख्याल से लिविंग लेजेंड, क्योंकि जिस तरह से अभी पाकिस्तान में लाने वाले और जिस तरह से अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, हम इनसे जानना चाहेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने सियाहत के हवाले से काम किया। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बहुत खुश आमदीद कहेंगे हाजी मोहम्मद इकबाल साहब कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपने चूंकि अपनी सियाहत के हवाले से बड़ा एक आपका गहरा तजर्बा भी है, बहुत लंबा अरसा आपने इसके फ़रोग के लिए काम किया, आगाज़ बताइएगा कैसे हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं एक्सप्रेस टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ दावत दी और पाकिस्तान में सयाहत के शोबे पे आपने सवालात पूछे और मैं आपसे सीखूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपने जो तमहीद बांधी है इससे सयाहत का जो तारुफ है, इस वक्त दुनिया में सयाहत का तारुफ 3S से चलता है। ये लफ्ज़ जो हमने कहे हैं ये आपकी खिदमात के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जितनी खिदमात सयाहत के लिए हैं आप। आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है। तो ये सी सैंड एंड स्नो, ट्रिपल एस, इसका नाम सयाहत। क्योंकि आपने तमहीद बांधा तो मुझे ये बात, we have all these three in पाकिस्तान, और ये गॉड गिफ्टेड, ये किसी ने मेहनत करके नहीं लाए हैं। बात आप इसको ये जी, वो क्योंकि ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये गिफ्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान का नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। जब उस नजरिए से पाकिस्तान बना है तो इनामात भी रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही इस मुल्क को दिए। ठीक है, दुनिया को पाकिस्तान को लेकर क्या बताने की ज़रूरत है और कैसे बताने की ज़रूरत है जो सेहत के लिहाज से पोटेंशियल है पाकिस्तान में? उस ज़ात का शुक्र है। अब पोटेंशियल के बारे में आपको दुनिया को बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया इतना जान चुकी है। हाँ, अलबत्ता ये 1980s में
जब मैं टूरिज्म प्रमोशन के लिए यूरोप जाता था तो उस वक़्त इतना पाकिस्तान को नहीं जाना जाता था। ठीक। उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट अच्छा कराकरम हिमालय को जानते थे। मगर इस वक़्त 90s के बाद पाकिस्तान का इमेज दुनिया की मुल्कों में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क, अल्लाह ताला ने ये चीज़ भी हमें दी है। तो पाकिस्तान को अब इस वक्त और कुदरती मनाजिर जो रब्बुल आलमीन ने हमें दिए और जितने राइटर और आथर इंटरनेशनल लेवल पे है, इन्होंने यहाँ के पोटेंशियल के बारे में बहुत सी किताबें लिखी है। आहिस्ता आहिस्ता अभी 90s और अभी 2000 में हमारे लोगों ने भी, ठीक है, पाकिस्तानियों ने भी लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया आ गया। अब पोटेंशियल पे आपको बताने की जरूरत नहीं। हम इतनी बात करते हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार, पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इतनी बात की है सियाहत के ऊपर, और आप पायनियर हैं। इसको कैसे क्लब करें कि इस वक्त गवर्नमेंट चाह रही है कि प्रमोशन हो और पोटेंशियल मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, क्या मैकेनिज्म हो जिसके जरिए यहाँ भी सयाहत हो और मलेशिया जैसे ममालिक कमा रहे हैं, जैसे हम भी कमाएं, पाकिस्तान भी। जबकि मलेशिया हुआ या बाकी जो ग्रीन टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है जी, ये मलेशियन ने दुनिया को देने की कोशिश की, ठीक है जी। जबकि आपके पास ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें मौजूद है। अब इनको कैसा इशू करना है, इनसे बेनिफिट हमने कैसा लेना है एक्सक्यूज मी, क्योंकि मेरे जिंदगी में ये पहला वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने टूरिज्म को फोकस किया है, क्योंकि वो एक्सपोर्टमैन भी है। इसको मालूम है कि यार इससे बेनिफिट कैसे लेनी। अब बात अभी आपसे मेरी गुजारिश ये है, अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं तो मेरा गुजारिश ये है कि आप किसी भी आदमी को, इलाके को ना देखें, कहाँ पैदा हुआ है, कैसा पैदा हुआ है, ये ना देखें, आप उनकी एक्सपर्टीज को लें। और पाकिस्तान में इतने तजुर्बाकार सयाहत को फ़रोग़ देने वाले तजुर्बाकार नौजवान भी हैं, हम जैसे बूढ़े भी हैं, तो आप हमसे ले एक्सपर्टीज़। आपको इस टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। मुशर्रफ साहब और जनरल ज़िया साहब के दौर में, क्योंकि मैं एडवेंचर टूरिज्म को ज़्यादा फोकस करूंगा, उस वक़्त हम ट्रेकिंग परमिट और माउंटेनियरिंग परमिट, ट्रेकिंग परमिट विद इन 24 आवर लेते थे और माउंटेनियरिंग परमिट 1 महीना लगता था। ठीक है, ठीक है जी। अभी ट्रेकिंग परमिट के लिए महीना लगता है। अब इसके सुन के है तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, छोटे छोटे मसाइल हैं, इनको अगर आप स्मूथ ले जाए। नंबर 2, और मिसाल के तौर हम 1982 से मैं कह रहा हूँ कि जनाब आप स्कर्दो एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना लें, क्योंकि पाकिस्तान माउंटेनियरिंग की दुनिया में पाकिस्तान की पहचान केटू है। ट्रेकिंग की दुनिया में गांडोरोला, बल्तोरो, ब्यफो ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। अच्छा, सकाफत की दुनिया में, कल्चर की दुनिया में आपको पाकिस्तान की पहचान सिंध की तहजीब है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो इन चीज़ों को इजी एक्सेस कर लें। आप जितना इजी एक्सेस करेगा दुनिया के लोग आपके पास आएगा। ठीक। तो इजी एक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वीजे पॉलिसी ऑनलाइन तो कर दिया वैसे भी, ऑनलाइन नहीं, आपको ऑन अराइवल करनी चाहिए। अच्छा, कौन आपके यहाँ मुल्क में बैठेगा भाई? वो अपने मुल्क, अमेरिका वाला आपके पास तो नहीं बैठेगा, बरतानिया वाला आपके पास तो नहीं बैठेगा। लेकिन इससे टूरिज्म को फरोग मिलेगा। आपको टूरिज्म को फरोग मिलेगा। कुछ ममालिक को ऐसा कर ले जिनको कहें यार जो टूरिज्म को फरोग देने वाले हैं, मिसाल के तौर जापानीज है, चाइनीज है, ब्रिटिश है, यूएसए वाले हैं, जो टूरिज्म एडवेंचर लवर्स है,
उनको बता दो जी ऑन अराइवल हम उनको देते आप यूके भी गए थे टूरिज्म के फरोग के लिए और आपने वहां पर भी ऑब्जर्व किया होगा, जाहिर है मुलाकात होगी। क्या लगता है कि जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है जिनकी हम टूरिज्म के हवाले से रेफरेंस दे रहे हैं, उनके पास ऐसे की फैक्टर्स है या पॉइंट्स है जिससे उनकी टूरिज्म उतनी फरोग पा रही है, जबकि हमारे पास इतनी नेचुरल चीज़ें हैं, इतनी नेचर है, इतना कल्चर वर्सटैलिटी है, हम किस तरह से इसको इम्प्रूव करें? इसको इम्प्रूव करने के लिए हम तमाम को, सिर्फ आप गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, आप किसी पुलिस के इदारे के ऊपर नहीं, हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी इस मुल्क से हम सबको प्यार देना होगा। इस मुल्क की खिदमत के लिए आपके छोटे से लेके बड़े तक को इस मुल्क से प्यार करना होगा। जब तक आप अपने मुल्क से प्यार नहीं करेगा, आपका कोई चीज फरोग नहीं पाता। आपको मोहब्बत बांटना होगा, इस मुल्क के साथ लॉयल्टी होना होगा, ओन करना पड़ेगा, ओन करना पड़ेगा। बाकी लोग, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में जाते हैं तो वो अपने मुल्क से प्यार करता है, अपने लॉयल्टी है मुल्क के साथ। जब आप अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी है तो मोहब्बत करने वाले हैं, ये मुल्क है तो हम बेशक। ये कंसेप्ट और ये प्रैक्टिकल जब तक हम लोग कहते हैं यार ये तो पुलिस का काम है, ये फलाना इदारे का काम है, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। सबको अपनी इनफरादी जिम्मेदारी जिम्मेदारी ले। भाई साहब, मौजूद तो ऐसा है कि जी चाहता है आप बोलते रहे और हम सुनते रहे, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह जब भी दोबारा मौका मिलेगा हमारी गुजारिश हो कि आप दोबारा तशरीफ लाइए ताकि हम इस पर बात करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। सर हाजी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा सियाहत के फरोग के लिए, लेकिन मेन थिंग जो इन्होंने कही कि हमें पाकिस्तान को ओन करना पड़ेगा, इसकी खूबियों और खामियों के साथ, मोहब्बत के साथ ओन करना पड़ेगा, और फिर इससे हम दुनिया में एक बेहतर इमेज लेके आ सकते हैं। नो डाउट ऐसा ही है, बेहतर इमेज आ सकता है। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान नेवी के कॉल ऑफ पीस अमन मशकों की, जिनका आगाज 11 फरवरी से आगाज होगा और 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। 40 ममालिक इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं, जो कि मैरीटाइम कॉम्बैट स्किल्स का मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा रेस्क्यू और वॉर स्किल्स भी दिखाई जाएंगी। इन मशकों के हवाले से पाकिस्तान नेवी का ये कहना है कि इससे खित्ते में अमन को फ़रोग मिलेगा, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का एक जेस्चर है पीस कीपिंग का, उसको भी दुनिया भर तक पहुँचाने में बहुत मदद मिलेगी। इसका जो ऑफिशियल तराना है, जो ऑफिशियल नगमा है, उसको कल लॉन्च किया गया, अब हमारे पास है। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। वो तराना देखते हैं और वापस आते हैं, बात करते हैं कॉल ऑफ पीस की। 40 ममालिक तकरीबन हिस्सा ले रहे हैं इस सारी एक्सरसाइज के हवाले से हम अगर बात करते हैं, और इसका मकसद बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो अहमियत है, ख़ास तौर पे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की अहमियत है, इसको उजागर करना है। और CPEC के ऊपर जब से काम शुरू हुआ है, चूँकि इस वक्त हम अगर पाकिस्तान की समंदरी एरियाज़ की बात करें, जो पाकिस्तान का समंदर है, इसमें से दुनिया के तकरीबन 90% जो ऑयल की रसद है वो यहाँ से होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सी लाइन्स हैं ये, जहाँ पे पाकिस्तान नेवी इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रही है, और बहुत कहना चाहिए एक्टिवली वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रही है। मशकों के लिए हम बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं पाकिस्तान नेवी को, और आपके साथ अपडेट शेयर भी करते रहेंगे। बिल्कुल अपडेट्स तो शेयर करेंगे, लेकिन आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमें लाजमी जरूर देना है हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।